हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फायर के बारे में। फायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर फायर का जो बेसिक कंसेप्ट है, फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से जो पॉइंट है उनको मैं हेडलाइन के रूप में यहाँ पे लिख दिया हूँ। और देखिए आज है, पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फायर, फायर के बारे में समझेंगे कि फायर क्या है, फिर फायर ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर फ्यूल क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर टाइप ऑफ फ्यूल, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे, फिर हीट क्या है और फ्लश पॉइंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर एल और यूएल का क्या इम्पोर्टेंस है फायर में, इसको देखेंगे और नेचर ऑफ फायर को देखेंगे। उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को देखेंगे कि फायर को कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है और ये वाई टू नीड क्लासिफिकेशन, मतलब फायर को वर्गीकृत करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसके बारे में देखेंगे। फिर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और फायर को कंट्रोल कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद से फिर जानेंगे कि हाउ टू अप्लाई फायर फाइटिंग मेथड। ऐसे अब फायर के बारे में सारे जान गए, कंट्रोलिंग मेथड वगैरह भी जान गए, तो अब इसको कैसे अप्लाई करें, मतलब कौन से स्टेप को पहले फॉलो करें, किसको बाद में फॉलो करें, कौन सुटेबल रहेगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो सारी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक देखिए, आपको 100% फायर से रिलेटेड सारे जो कन्फ्यूज़न है आज पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले हेडलाइन से कि फायर क्या है, व्हाट इज फायर। देखिए, फायर एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, फायर एक केमिकल रिएक्शन है। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। फायर एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब इसके बारे में भी चर्चा कर ले। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ये तो जान गए, पर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चलिए एक एकदम डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट गए किसी चीज़ की शॉपिंग करने के लिए। तो पहला चीज़ क्या है, आपको शॉपिंग करनी है, यानी कि खरीदारी करनी है, कोई ना कोई सामान खरीदना है, ठीक है। और आप गए मार्केट में, तो मार्केट एक प्लेटफॉर्म हो गया और दूसरा पर्सन क्या रहेगा, वो दुकानदार रहेगा। तो पहला तो आप हो गए, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है ये दुकानदार। दुकानदार और आपको लेना क्या है, कोई ना कोई सामान लेना है, ठीक है। आप मार्केट में गए, पहला व्यक्ति आप हो गए, दूसरा दुकानदार हो गया और तीसरा क्या हो गया, सामान हो गया। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार केमिकल रिएक्शन है। दो या कम से कम दो रिएक्टेंट तो होना ही चाहिए। दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट है किसी न किसी टर्म एंड कंडीशन पे मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है ए और ये प्लस बी, ये रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा पी। देखिए ए और बी दोनों को एक पास रख देंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसकी कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी क्राइटेरिया होगी जिसको वहाँ पे अटेंड करने के बाद ही ये दोनों अपने में केमिकल रिएक्शन चालू करेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए, ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप गए मार्केट के लिए, सपोज दैट कोई एक सामान, एक कपड़ा खरीदना है, तो आपको एक चीज़ चाहिए, सामान हो गया कपड़ा, दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार से पूछेंगे कि भाई ये कितने रुपए का है, वो बताएगा जो भी है 400, 500, 1000 का है, जो भी मान लीजिए एक स्टैंडर्ड, वो बताया कि 500 का है। तो जब आप 500 रुपया इसको देंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन आ गई, ये रुपए की आ गई 500 रुपये।
जब आप दुकानदार को 500 रुपये देंगे तभी ये आपको सामान देगा। यदि आप 400 रुपया दें तो ये आपको सामान नहीं देगा। समझ रहे हैं? यानी कि इसकी एक टर्म एंड कंडीशन आ गई, फिक्स हो गई कि भाई ये 500 पे ही देगा, उससे कम में नहीं देगा। ठीक है ना? उसी प्रकार ये जो रिएक्शन होता है उसमें एक टेम्परेचर होता है सर्टेन, कि भाई ये 200 या 300 जो भी है इस डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। और कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है कि हाँ भाई जो भी है 20 केजी चाहे 10 केजी चाहे जो भी है, कुछ ना कुछ एक सर्टेन प्रेशर रहता है कि इस प्रेशर पे ही केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार ये फायर भी है। अब समझते हैं कि फायर में किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है और कैसे होती है। आइए, इसमें एग्जाम्पल में आप देखे थे कि पहला व्यक्ति आप हो गए, दूसरा दुकानदार हो गया और लेना सामान है, और जो बीच बीच में जो मीडिएटर है वो क्या है, जो टर्म एंड कंडीशन है वो पैसा है, रुपया है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पहला जो होगा वो फ्यूल होगा और दूसरा जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है? तो ये फ्यूल है ना, ये फ्यूल हमें कहीं से भी मिल जाएगा, ये फ्यूल हमें कहीं से मिल जाएगा जो भी है एक्स वाई जोड़। ये फ्यूल के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? और दूसरा है ऑक्सीजन, ये आपको एयर से मिल जाएगा। ठीक है ना? और तीसरा इसको चाहिए हीट, यही इसकी टर्म एंड कंडीशन हो गई कि जब फ्यूल और ऑक्सीजन जब एक पास उसको रख दिया जाए, और उसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि भाई ये हीट है, अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग हीट की आवश्यकता होती है। हीट यानी कहे तो ये थर्मल एनर्जी है, और इसको जैसे टेम्परेचर में एक्चुअली हीट का जो मेजर करते हैं वो तो कैलोरी में करते हैं, लेकिन हाँ कितना टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाए। ठीक है ना? कितना टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाए कि इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। और ये फ्यूल और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के बाद ये होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, और दूसरा चीज़ ये लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट होता है, तो ये क्या करता है, जो आसपास के जो भी प्रॉपर्टी रहती है, सामान रहते हैं, या फिर जो भी है एक्स वाई जेड मनुष्य हो गए या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो गए, उसको डैमेज कर देती है ये हीट और लाइट। तो अब देखिए, अभी जैसे अभी समझे हैं कि जैसे आप गए मार्केट में और दुकानदार, आप गए और दुकानदार गए, ये दोनों लोग मिले आपस में, कुछ टर्म एंड कंडीशन हुआ, तब जाके वो आप सामान खरीद पाए। तो इसी में देखिए ये हमारे पास फ्यूल हो गया, ये फ्यूल। ठीक है? और दूसरा हमारे पास ये हीट हो गया, और ये है ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें जहां भी जिस भी जगह अगर मिल गई, ऑक्सीजन फ्यूल और हीट, वहां पे आग लगना ही लगना है। लेकिन अभी बताया ना कि टर्म एंड कंडीशन होना ही चाहिए। तो ये अलग अलग ये टाइप ऑफ फ्यूल में अभी देखेंगे कि अलग अलग फ्यूल के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती है। तो फिलहाल ये देखते हैं कि जहां भी कहीं अगर फ्यूल ऑक्सीजन और हीट का जब मिलन होता है, यानी कि ये एक जगह पे जब मिलते हैं तो वहां पे फायर होता है। ठीक है ना? और इसी को हम फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो ये हो गया फायर ट्रायंगल। और देखते हैं अब टाइप ऑफ फ्यूल क्या है। फ्यूल, और पहले समझ लेते हैं फ्यूल क्या है, फिर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्यूल क्या है। देखिए
फ्यूल क्या है? तो ऐसा चीज जो जल सके उसको फ्यूल कहते हैं। ये लगभग आप ये डेफिनेशन या फिर ये सबके मुंह से सुने होंगे कि ऐसा पदार्थ जो जलने योग्य हो उसे फ्यूल कहेंगे, यानी कि फ्लेमेबल मटेरियल कहेंगे। लेकिन इसके पीछे जो बेस रीजन है उसको आज हम समझते हैं। देखिए, कोई भी फ्यूल, जब कोई पदार्थ, जब कोई मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकती है, उसे फ्यूल कहते हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, जब तक वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने योग्य हो तब तक उस चीज को हम फ्यूल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लाइट और हीट का प्रोडक्शन कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, यानी उसको हम फ्यूल कहते हैं। अब इसको और डिटेल में हम समझते हैं, अभी समझेंगे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CO2, यानी कि कार्बन क्या है? कंबस्टिबल मटेरियल है, यानी कि फ्यूल है। और कार्बन किस में पाया जाता है? ये लकड़ी में, लकड़ी में, कोयला में। ठीक है, ये इन सारी चीजों में, ये प्लास्टिक वगैरह हो गया, पेपर हो गया, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसलिए ये लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, ये सब जल जाती है क्योंकि इसमें कार्बन पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से रिएक्शन करता है और CO2 गैस बनाता है, उसकी वजह से हीट बनाता है और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। और समझिए, मान लीजिए ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में जो मेन कंटेंट होता है मीथेन, या समझिए मीथेन ही है, ये मीथेन गैस है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनाएगी? CO2 प्लस 2H2। ठीक है, ये मतलब डायरेक्ट इक्वेशन लिखा। ये डायरेक्ट एक ही इक्वेशन में नहीं होता है, ये दूसरा दो इक्वेशन में होता है। कैसे? ये 2O2 होगा, CH4 यानी कि मीथेन गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस बनाएगा। ठीक है, और दूसरा में H2O, 2H2O। देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 दूना 4 है, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन, कार्बन ये है और कार्बन ये है। ये हमारा रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए मीथेन कैसे जल रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तब जल रहा है। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि अभी देखते होंगे कि भाई मिट्टी क्यों नहीं जलता है, आग तो लगता है हर जगह, लेकिन देखे होंगे मिट्टी नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जब उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो वो जलेगा ही नहीं। या फिर पत्थर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रिएक्शन नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ वो कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होती है, यानी कि उसको हम फ्यूल नहीं कहेंगे। अब आइए देखते हैं टाइप ऑफ फ्यूल क्या है। आइए अब चौथा जो है पॉइंट वो है कि टाइप ऑफ फ्यूल क्या है। तो फ्यूल देखिए तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ये सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ठीक है ना, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। जो फ्यूल हमको मिलेगा वो इसी तीन स्टेज
तीन प्रकार के होगा, कुछ सॉलिड फ्यूल रहेगा, कुछ लिक्विड फ्यूल रहेगा और कुछ गैस फ्यूल रहेगा। जैसे सॉलिड फ्यूल के रूप में हम देखें तो वुड, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, ईटीसी, ये सब क्या है, सॉलिड मटेरियल है, ये कंबस्टेबल मटेरियल, इसलिए सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आएगा। लिक्विड में क्या है, जैसे पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, ठीक है, और भी सॉल्वेंट कई सारे हैं, सॉल्वेंट जैसे मोनोक्लोरोबेंजीन हो गया, इथाइल डाइक्लोराइड हो गया, टॉल्यूइन हो गया, ये कई सारे सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड स्टेज में रहता है और वो कंबस्टेबल मटेरियल है। और तीसरा है वो गैस है। गैस में जैसे मीथेन ले लें, ठीक है, एलपीजी ले लें, हाइड्रोजन गैस हो गया, और भी कई सारे गैस है। ये जो गैस स्टेज में रहता है उसको क्या बोलते हैं कि ये गैसियस फ्यूल है, यानी कि गैस स्टेज में है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हीट क्या है, ठीक है, और फिर हम समझेंगे फ्लश पॉइंट। देखिए यहाँ पे हीट का तात्पर्य है टेम्परेचर, यानी कि कोई भी जैसे मटेरियल है, ये है, तो इसको जितना हम हीट देंगे, यानी कि जितना थर्मल एनर्जी देंगे, इसकी टेम्परेचर बढ़ती जाएगी। तो इसमें जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर दिखाएगा, मतलब कि इसका टेम्परेचर इतना है, उतना है, जो भी है, 10, 20, 30, 40, 50। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो मटेरियल है उसके पास कितना हीट है, मतलब कि कितना उसका टेम्परेचर है। यदि कि ये वुड को ले लें और इसको जलाना है हमको, और इसको एकदम -50 या -100 डिग्री कर दें, तो इसके पास क्या है, सफिशियंट हीट नहीं है, मतलब उतना हीट नहीं है जिस पर कि ये जल सके। तो ये कंबस्टेबल मटेरियल है, लेकिन इसके पास सफिशियंट मात्रा में हीट नहीं रहेगी, तो ये लकड़ी अभी जलने वाला नहीं है। तो इसको हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे 20-25 डिग्री पे, तो ये जलना चालू हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये 10 डिग्री पे भी चालू हो जाएगा, ठीक है। वैसे लिक्विड की बात करते हैं तो देखिए जब लिक्विड कोई रहेगा ना, तो लिक्विड डायरेक्ट नहीं जलता है। लिक्विड को जलने के लिए उसका वेपर जनरेट होता है, और उस वेपर में और एयर का मिक्सर होता है, तब वो जलता है। तो देखिए लिक्विड है, तो लिक्विड का एक मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड है ना सफिशियंट अमाउंट में वेपर जनरेट करें, ठीक है, और उस वेपर का और एयर का एक कॉम्बिनेशन बने, यानी मिक्सचर बने इस लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वेसल है, इसमें यहाँ तक लिक्विड भरा है, ठीक है, ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज ये 10 डिग्री है। तो इसको हम हीट, अगर हीट कहीं से मिलेगा, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वह मिनिमम टेम्परेचर मान लीजिए 30, 40, 50, 60 जो भी है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल के जो पॉइंट रहती है, जैसे कि देखिए सपोज इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म किए, तो इसका जो वेपर है, इसका वेपर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एयर मौजूद है। तो एयर के साथ और ये जो लिक्विड है कंबस्टिबल लिक्विड, इसका जो वेपर और लिक्विड का मिक्सर बनेगा इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे इस लिक्विड का सफिशियंट अमाउंट में वेपर एयर के साथ मिक्स होके वो जलने योग्य हो जाए, यानी कि इसको अब कहीं से हम इग्निशन सोर्स दे दे, यानी कि जलने की कोई चीज़ दे दे जिससे ये जल सके, तो वो जलना चालू हो जाए, वह मिनिमम टेम्परेचर। उस मिनिमम टेम्परेचर को हम फ्लश पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और छठा ये चीज़ है, एलडीएल क्या होता है, यूएल का क्या होता है।
चलिए, इसका अभी मान लीजिए 10 डिग्री है इनिशियल स्टेज में, इसको हम हीट किए तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो 30 डिग्री पे ये कुछ वेपर जनरेट किया है लिक्विड, लेकिन उतना वेपर जनरेट नहीं किया है जिससे कि वो एयर के साथ मिक्स होके जल सके। तो यह टेम्परेचर जो हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पे ये है। अभी मान लीजिए हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, 0 से हमने 30 तक किया, इसका हम मान लिए हैं कि 50 डिग्री पे ये जलेगा, ठीक है। तो 30 डिग्री पे करेंगे ना यहाँ तक, तो अभी इसका उतना वेपर नहीं निकला है जिससे कि जल सके, लेकिन जैसे ही 50 डिग्री तक हम गर्म करेंगे तो इसका वेपर इतना सफिशियंट अमाउंट में बना लेगा जिससे कि एयर के साथ मिलके वो जल सके। तो इस जो ये यहाँ पे जो वेपर फॉर्मेशन करेगा, तो जितनी अमाउंट में ये वेपर बनाएगा, उस वेपर को एयर के साथ जो मिक्सर बनेगा उस समय, उसको बोलते हैं एलियल, यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। और ये मान के चलिए 50 से 100 200 जो भी है टेम्परेचर कर दिए, इसका बहुत सारा ठीक है, इसका बहुत सारा वेपर, बहुत ज़्यादा वेपर बन गया, जहाँ पे कि ऑक्सीजन मतलब वहाँ पे अब हवा की मात्रा कम हो गई, हवा की मात्रा कम हो गई, जो हमारे पास जो फ्यूल है इसकी वेपर बहुत ज़्यादा बन गई। तो उस समय में क्या होगा, एक रेंज होगा जहाँ तक अगर फ्यूल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ्यूल की मात्रा, तो फिर जो मटेरियल है वो नहीं जलेगा। तो जहाँ तक जलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेपर बना और एयर के साथ मिल के जो जल रहा है, तो ये जो लास्ट वाला है यानी कि हाईएस्ट जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं UEL, यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। अब इसको हम 300 या 400 डिग्री पे अगर हम गर्म कर दिए तो वेपर बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो हमारे पास लिक्विड है उसकी वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि इस रेंज से बाहर हो गई। तो अब ये मटेरियल जलेगा नहीं, तो उसको हम कहेंगे कि ये UEL के यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के रेंज के बाहर हो गया। उस कंडीशन में वहाँ पे आग नहीं लगेगी। और जब ये एलियल के रेंज के अंदर ही रहेगा, कम ही रहेगा, उस कंडीशन में भी वहाँ पे वो फ्यूल जलने वाला नहीं है। तो ये है एलियल और UEL का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि नेचर ऑफ फायर क्या होता है, फायर का नेचर क्या होता है। आइए देखते हैं कि नेचर ऑफ फायर क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ फायर क्या होता है, देखिए आग दो प्रकार के होगा, या तो धीरे धीरे लगेगा या तो अचानक सा लग जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल फायर होगा, एक सिंपल फायर होगा, और दूसरा होगा वो एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। अब ये सिंपल फायर में कैसे होगा, सिंपल फायर पकड़ा तो शुरुआती में वो इनिशियल स्टेज पे रहेगा, इनिशियल स्टेज यानी कि एकदम जस्ट अभी शुरू हुआ है आग लगना, यानी कि फायर जैसे ही शुरू हुआ उसको इनिशियल स्टेज कहेंगे। और वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अगर उसको फ्यूल और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रही तो फिर कुछ समय बाद ये इनिशियल स्टेज है ना, ये मॉडरेट स्टेज में आ जाता है। जब ये इनिशियल स्टेज में रहता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किए तो ये मॉडरेट स्टेज का रूप ले लेगा, और मॉडरेट स्टेज में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है इसको फायर फाइटिंग करने में, ठीक है। और तीसरा, अगर मॉडरेट स्टेज पे भी अगर हम उसको नहीं कंट्रोल कर पाए या फिर उसको टाइम नहीं दे पाए प्रॉपर, तो वो फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है, ये लार्जेस्ट है।
ये लार्जेस्ट स्टेज में आ जाता है, ये लार्जेस्ट स्टेज में। तो यहाँ पे जब लार्जेस्ट स्टेज में आ जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और देखिए ये समझते हैं कि एक्सप्लोजन क्या होता है। अभी मान लीजिए आप घर में जैसे खाना बना रहे हैं, तो जो एलपीजी का सिलेंडर होगा अगर वहां से थोड़ी सी लीक हो गई तो आदमी तुरंत रेगुलेटर बंद कर देगा, तो वो आ जाएगा इनिशियल स्टेज के अंतर्गत, यानी कि हम उसको तुरंत कंट्रोल कर लिए। लेकिन रेगुलेटर नहीं बंद कर पाए, थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको कपड़ा वगैरह गीला करके उसको मारेंगे, ये सब मॉडरेट स्टेज के अंदर आ गया कि अब थोड़ा ज़्यादा मेहनत हमें करना पड़ रहा है, ज़्यादा फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है उसको कंट्रोल करने में। और तीसरा एक है कि जो कि अब बुझ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा आग वो फैल गया, तो वो हो जाएगा लार्जेस्ट स्टेज। और एक्सप्लोजन क्या है, मान लीजिए आप किचन में गैस खोल के छोड़ दिए और धीरे धीरे गैस उस किचन में भर गया, बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट हो गई, ठीक है। और अचानक से उसे एक इग्निशन सोर्स मिलेगा, क्योंकि उस कमरा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलपीजी का जो वेपर है वो चारों तरफ फैला हुआ है, और जैसे ही उसको इग्निशन सोर्स मिलेगा तो वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि वो पूरा का पूरा रूम आग पकड़ लेगा, यानी कि अचानक, यानी कि सडनली बहुत ज़्यादा आग जो पकड़ ले, उसी को कहते हैं एक्सप्लोजन। ये ऐसा होता है इंडस्ट्री में, अगर कहीं थोड़ी सी लीकेज वगैरह हुई उसको फायर बोलेंगे, और कहीं ऐसा ऐसा होता है कि लीकेज हो रहा है लेकिन उसको कोई हीट सोर्स नहीं मिला, इग्निशन सोर्स नहीं मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा वेपर वहाँ पे वेपर का क्लाउड बन गया, और कहीं से अचानक उसको इग्निशन सोर्स मिल गया तो एक्सप्लोजन कर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और ये जो 2 3 4 5 टॉपिक जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आता हूँ, जस्ट लेके आता हूँ, और आप उसको भी देखिए। इससे आपको पूरा एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक से चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।